गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से, इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश की कोई किरण है जो एक पारदर्शी माध्यम, ये माध्यम हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसको हमने विरल माध्यम ले लिया है, इसको हमने सघन माध्यम ले लिया है। ये क्या ले लिया हमने? सघन माध्यम ले लिया है। ये हमने विरल माध्यम ले लिया है। सघन और विरल का मतलब क्या हुआ? विरल माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम होता है जिसपे माध्यम के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो घना माध्यम हो गया ये विरल, मतलब जिसपे कणों की जो दूरी होती है दूर दूर होती है, और यहाँ पर जो है कणों की दूरी क्या होती है? पास पास होती है। घना माध्यम यानी कि सघन माध्यम कहलाएगा। तो जब कोई किरण किसी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, किरण इस माध्यम से वायु से एक कांच वाले माध्यम में गई, तो यहाँ पर देखिए किरण इस प्रकार से जानता, इसकी रेज किधर होती? इधर होती। इसको हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार से किरण एक ही माध्यम में प्रकाश अगर चलती तो प्रकाश किरण इस प्रकार से जाती, ठीक है, इस प्रकार से जाती। लेकिन यहाँ पर प्रकाश किरण इस प्रकार से जाकर के जब दूसरे माध्यम में गई तो ये इस प्रकार से जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इस प्रकार की जो घटना होती है प्रकाश के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये दो तरीके से होता है। पहला तरीका जैसे आपके पास है कि प्रकाश की किरण चल रही है, वो विरल माध्यम से चल रही है, आपतित किरण जो विरल माध्यम से आ रही है, और ये दोनों माध्यमों की सीमा रेखा है। यहाँ पर ये आपतन बिंदु हो गया है, सीमा रेखा भाई। अब जब किरण सघन माध्यम में जाती है तो देखिए यहाँ पर एक किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण जो है इधर को मुड़ गई है, अपने मार्ग से विचलित तो हो गई है लेकिन नीचे को झुक गई है। ये आपके पास अविलंब है, एन डैश क्या है? अविलंब है। तो ये किरण जो है अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये पहली कंडीशन है प्रकाश किरण की। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, हमने ऊपर वाला सघन ले रखा है, नीचे वाला विरल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ये इसको डॉट डॉट हम दिखा रखा डैश डैश से, किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये होती है अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है जब सघन से विरल में जाती है। तो इसका क्या कारण है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम में अलग होती है और विरल माध्यम में अलग होती है। तो यहाँ पर जो है विरल माध्यम है, इसलिए प्रकाश अविलंब से दूर हट जाती है, समझिए। तो ये आप इसको आप लिख लेंगे इस प्रकार से। तो इसका कारण यह है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v बराबर c/n से क्या कर सकते हैं? तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश के वेग, किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ जो जिस माध्यम में निकालना है प्रकाश का वेग निकालेंगे, यहाँ पे c प्रकाश का वेग हो गया है
और n यहाँ पर माध्यम का जो है अपवर्तनांक हो गया है। ठीक है, अगला आपके पास है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो प्रथम नियम हम यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। ये आपके पास आपतित किरण है, ये इसकी सीमा पृष्ठ है, सीमा रेखा है। ठीक, यहाँ पर ये आपतित किरण का बिंदु है, यानी किसी आपतित बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि जो साइन है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण जो होगा उसकी ज्या। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या आर है, इसकी ज्या और आपतन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। समझिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, और दूसरा जो नियम इसका है वो नियम बिल्कुल सेम परावर्तन के नियम के ही तरह है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर जो अविलंब खींचा गया है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसके ये दो नियम हैं। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। प्रथम नियम, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू नियतांक, दैट इज इक्वल 1 and 2। इसको हम क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष, ये पहला माध्यम है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, ये अपवर्तनांक है। इसको एन से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 and 2 को लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है स्नेल का नियम लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपवर्तन के नियम लिखिए। दूसरा नियम जैसे मैंने आपको बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपतित किरण हो गई है, ये जो माध्यम है, दोनों माध्यम पारसी माध्यम जो है उनकी सीमा रेखा है। ठीक है, ये आपतन बिंदु हो गया है, ये अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तित किरण है। तो ये आपके पास प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण में भी आपने इसको समझना है और उसके बाद आपने इसको लिखना है। तो क्रांतिक कोण में देखिए, ये आपके पास सीमा रेखा है, यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है और उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि वो अपवर्तित हो जाती है। तो कंडीशन के अनुसार अपवर्तित होती है वो, यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण के लिए हमने क्या लेना है, सघन माध्यम से किरण को लेना है जो कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो हम नियम के साथ जानते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिखा रखा है कि किरण आई और ये अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन में देखिए हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे आपतन कोण का मान कम था,
यहाँ पे हमने आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम आई तो ये अविलंब से और अधिक दूर चली गई और अधिक से हट गई है, समझे ना। आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, दूर जा रही है अपवर्तित किरण तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मान आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। और फिर इसी प्रकार से हम अगली कंडीशन लेते हैं, आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाने पर, थोड़ा और ही बढ़ाने पर तो क्या होता है कि ये जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों की सीमा रेखा पर चलने लगती है। यानी कि इस अवस्था में जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान 90 अंश हो जाता है। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, वह आपतन कोण या आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय पर क्या होता है कि जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों की जो सीमा रेखा है उस पर चलने लगती है, अर्थात अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 अंश हो जाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ये जो है कोण यहाँ पर कितने अंश का बन गया है, ये 90 डिग्री का बन गया है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, समझिए। तो इसको आप लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों की सीमा रेखा से होती हुई जाती है। अतः आपतन कोण के उस मान को जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों की सीमा रेखा से होता हुआ चला जाता है या सीमा रेखा से होती हुई चली जाती है, अपवर्तित जो किरण है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रतिचित करते हैं। इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण के लिए 90 अंश का जो मान होता है अपवर्तन कोण का 90 अंश का होता है, ठीक है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं क्रांतिक कोण की, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। ये आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है और किसके लिए सबसे कम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान से समझ लेना है कि आपतन कोण के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक निश्चित आपतन कोण पर हम देखते हैं कि अपवर्तित किरण जो है दोनों माध्यम की सीमा पृष्ठ से चली जाती है। इस प्रकार से दोनों रेखाओं की सीमा पृष्ठ से चली जाती है
तो उस समय जो है आर का मान कितना होता है 90 अंश आता है, अपतन कोण का मान 90 अंश आता है। तो वह अवस्था जिस पर जो है आर का मान 90 अंश यानी कि अपतन कोण का मान 90 अंश होता है, वह अपतन कोण हमारा क्या कहलाएगा, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, अगला आपके पास है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां तक हमने देख ली स्थिति क्रांति कोण की, यहाँ पे क्रांति कोण आ गया है 90 अंश की स्थिति। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं क्रांति कोण की अवस्था में, यहाँ तक तो पहुंच चुका है प्रकाश, यहाँ तक जो इसका आपतन कोण आ गया है क्रांति कोण। अब हम आपतन कोण के मान में थोड़ा सा वृद्धि करते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, तो हम क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर, आपतन कोण के मान में क्रांति जो कोण है उसकी स्थिति के बाद हम क्या करते हैं, आपतन कोण के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो आपके पास अपवर्तित किरण थी वो विरल माध्यम में नहीं बल्कि वापस सघन माध्यम में ही चली जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर तो अपवर्तन की स्थिति चल रही है ना, तो हमने जैसे ही यहाँ पे क्रांति कोण से की स्थिति से आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो हम देखते हैं कि जो सी हमारे पृष्ठ पर अपवर्तित किरण चल रही थी, वो जो अपवर्तित किरण जो है सीमा से हट करके और सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण अपवर्तन की अवस्था में, क्रांति कोण की स्थिति में, जब आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही लौट आती है। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसका चित्र है, कोण बढ़ाया हमने, ये जो है सघन माध्यम में ही वापस लौट आई। तो इसको लिख लेंगे हम, क्रांतिक कोण की स्थिति आने के पश्चात, जब क्रांतिक कोण की स्थिति आ गई है, यदि आपतन कोण के मान को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है और वापस आ जाती है, अर्थात अपवर्तित किरण परावर्तित हो जाती है। जो अपवर्तित किरण जो होती है वो परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो स्थिति लिखी है, ये क्रांतिक कोण की स्थिति है, और जब हम यहाँ से थोड़ा सा और क्रांतिक जो अवस्था है यहाँ पर क्रांतिक कोण की, उससे थोड़ा सा अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो स्थिति क्या होती है, जो किरण अपवर्तित किरण है वो जो है परावर्तित हो जाती है, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कराता है, परावर्तन की गणना कराती है। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रांतिक कोण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षा में पूछ जाते हैं, तो उनको आप ढंग से याद कीजिए, समझिए पहले और फिर इसको जो है याद कीजिए। ठीक है, ओके।